हम किसकी, संक्षारण की, यानी संक्षारण या कोरोजन क्या होता है। संक्षारण या कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई धातु जो होती हैं उन पर किसी एक अलग तरह की लेयर आ जाए, एक अलग तरह का पदार्थ बन जाए, हम कह सकते हैं कि उस पर क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तब उस पर हम कहते हैं कि वो जो धातु है वो खराब हो गई। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा लोहा, आयरन पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना, कि हमारी जो धातु है वो लोहा जो खराब हो गया, क्यों, इस पर जंग लगी। देखो कील जो ठोकी जाती है घरों में ना, दीवारों पे फोटो वगैरह लगाने के लिए, आप उसको थोड़े दिन के लिए ऐसे बाहर छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं रखा, नमी वाली जगह में उनको छोड़ दिया, तो क्या लग जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी, यानी कि कोरोजन हो गया। तो कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, कोरोजन का मीनिंग ये हुआ कि यह एक तरह की वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि धातु के ऊपर एक अलग सी लेयर, एक परत आ जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये कोरोड हो गई, ये खराब हो गई, इसमें कोरोजन हो गया, ठीक है। अब हम कोरोजन में क्या पढ़ेंगे, इसमें एक बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल जो हमें बहुत देखने को मिलता है वो है लोहे पर जंग लग जाना, ठीक है। तो देखिए संक्षारण क्या होता है, सबसे पहले कोरोजन या संक्षारण क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम संक्षारण की, कि संक्षारण क्या है। यह एक वैद्युत रासायनिक क्रिया है। क्या है, वैद्युत रासायनिक क्रिया है। अब वैद्युत रासायनिक क्रिया होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी विद्युत पर कुछ एनोड कैथोड जैसी बात है, बिल्कुल है। कैसे, देखो हम इसमें उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। उदाहरण में हमने क्या ले लिया, आयरन, लोहा, तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लगना, किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है कोरोजन का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लोहे पर एक अलग सी ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है ना, तो ब्राउन कलर की एक अलग सी लेयर हो जाती है, वो क्या है, जंग उस पर लग जाए, इसका मतलब कुछ अभिक्रिया वहां हुई है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई है जिसकी वजह से वहां पर जंग लग गई है, तो क्या हो गई, वो कोरोड हो गई, खराब हुई, कोरोजन हो गया, ठीक है। अब देखो किसी भी धातु, यानी कि जब हम बात करते हैं कि किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ आयरन की, लोहे की, तो जंग लगने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, इसके लिए हम कहते हैं परिस्थिति या कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। परिस्थितियां क्या होगी इसके लिए, अगर हम बात करें इसके लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या परिस्थिति होनी चाहिए किसके लिए, जंग लगने के लिए। पहला तो उपस्थिति होनी चाहिए वायु की, दूसरी है उपस्थिति होनी चाहिए किसकी, नमी, ठीक है। तो वायु में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और नमी जहां होगी वहां क्या होगा, वाटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जहां है वहां पर क्या लग जाएगी, जंग। अभी देखो घर में अगर लोहे की बाल्टी है या लोहे की कील है, जो भी आपके लोहे के सामान है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया, ध्यान नहीं दिया, या उसको नमी वाली जगह पे रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा उस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, यानी इसमें कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन के लिए या फिर संक्षारण के लिए क्या जरूरी है, वहां पर वायु होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी यहाँ पर ये आयरन है, ये लोहा है, तो इसका ही यही एक अपने आप में एनोड और इधर से और एक तरफ से कैथोड का काम करेगा, यही एनोड और कैथोड का काम करेगा ये आयरन, ठीक है। तो यही अपने आप में एनोड और कैथोड पे, यानी कि इसमें अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया होगी, देखो आयरन है, बाहर की तरफ वायुमंडल में क्या उपस्थित है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब यहाँ काम आएंगी। कैसे काम आएंगी वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, देखो मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ कि अच्छे से समझते हैं हम इस चीज को, कि आयरन जो है उसमें जंग लगती है तो कैसे लगती है, ठीक है। तो हम इसको देखो ऐसे समझते हैं, कैसे, एनोड, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एनोड की, ठीक है। एनोड की, एनोड पर कौन है, एनोड पर है आयरन, कौन है, आयरन, ठीक है। अब ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन इलेक्ट्रॉन देगा, एनोड पर है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Fe+2,
2Fe+2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने दिए 4 इलेक्ट्रॉन। भाई एक है, एक पर Fe+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Fe+2 है तो कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कैथोड की। अब कैथोड पर कौन है, कैथोड पर बैठा हुआ है ऑक्सीजन। किसके इंतजार में, इस इलेक्ट्रॉन के इंतजार में। ठीक है, यानी इसके पास, इस O2 के पास क्या आएगा, इसके पास आएंगे 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचोगे कि ये हाइड्रोजन इसके पास कहाँ से आए, तो ये हाइड्रोजन इसके पास यहाँ से आए कि इसके पास क्या थी, कोरोजन के लिए क्या चाहिए, नमी, वाटर, और इसके साथ वायुमंडल में क्या उपस्थित है, CO2। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, और यहाँ से ये क्या लेगा, यहाँ से ये लेगा हाइड्रोजन। क्या लेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से इस हाइड्रोजन को काम में लेकर के अभी क्या बनाएगा, सोचो, ये बनेंगे, यहाँ पर वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, 4H+ है तो क्या बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, 2H2 बन जाएंगे हमारे पास में। बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन जाएगा, 2H2O, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिल गए हैं। कैसे मिल गए, यहाँ इससे रिएक्शन कर गए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया मेरी कैथोड पर हो गई और ये अभिक्रिया मेरी एनोड पर हुई। एनोड पर मुझे क्या मिला है, एनोड पर ये आयरन मिला, यहाँ पर ये H2 मिला। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं हम, है ना, इस अभिक्रिया को हमने लिख लिया। क्या बनेगा हमारे पास में, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गया, क्या बन गया 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, इसके साथ इधर क्या है 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये पूरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। कैसे, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। एनोड पर हमारे पास क्या है, आयरन। आयरन ने क्या किया, एनोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनाया इसने Fe+2, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए। एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 आयरन कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि भाई इसके लिए आवश्यकता किसकी है जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन की और वाटर की, तो ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन ने 4 हाइड्रोजन यूज किए। 4 हाइड्रोजन कहाँ से किए, जो नमी थी उसने CO2 एनवायरनमेंट में उससे रिएक्ट किया, कार्बोनिक एसिड CH2CO3 बनाया और H2CO3 से H+ इसने लिया और क्या बनाया, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, जब हमने पूरी अभिक्रिया इस तरह से लिख ली, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये Fe+2, अब देखो ये Fe क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, गैस, और ये किस में है, एक्वस, और ये किस में है, एक्वस विलीन के फॉर्म में, और यहाँ पर H2O लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, आयरन और ये वाटर, तो 4 मॉलिक्यूल Fe+2 एंड देन 4 मॉलिक्यूल H2O रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे Fe2O3। ठीक है, ये Fe2O3 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, Fe2O3, ये Fe2O3 रिएक्ट करेगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि Fe2O3 डॉट, यहाँ कह सकते हैं XH2, कितने मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, यही क्या है, यही है जंग लगना, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा जब जंग लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह पूरी अभिक्रिया हो गई। समझ में आई मेरी बात, हमने इसको बैलेंस किया, पूरी अभिक्रिया लिख ली, ये हमें प्रोडक्ट बना। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, और यही Fe2O3, ये Fe2O3 क्या करेंगे, ये Fe2O3 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, Fe2O3 के साथ में क्या बन जाएगा, X, यानी कि कितने भी मोल H2O के हो सकते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जंग लग जाएगी, एक नई लेयर यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब हमारे जो पदार्थ हमने मटेरियल लिया था उसका क्या हो गया बच्चों, उसका हो गया है यहाँ पर कोरोजन। क्या हो गया है, कोरोजन। ठीक है, ये बात आ गई आपको यहाँ पे समझ में। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हमारे पास में
आपने ये देखा कि यहाँ पर 4Fe हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद में हमारे पास अभिक्रिया में क्या बने, हमारे पास अभिक्रिया में 4Fe + 2H2O2 और ये Fe2O3। अब ये हाइड्रोजन ये कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन को भी तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ये तो हम भूल ही गए थे। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 + 2, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 8 हाइड्रोजन, 8H+। ठीक है, क्या बन जाएगा 8H+ यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब ये अभिक्रिया हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और इसको हम कहते हैं जंग लगना या कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन या जंग लगना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो बच्चों इसी अभिक्रिया के साथ में हमारा ये चैप्टर या ये अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा क्या हमने समझा और क्या पढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे कुछ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्न को करने से क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, एक थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, कहाँ होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, विलयन में कैथोड से एनोड की तरफ, या फिर बाहरी परिपथ में कैथोड से एनोड की तरफ, या आंतरिक परिपथ में कैथोड से एनोड की तरफ, या फिर आंतरिक परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ। तो किस तरफ होता है, हम विद्युत अपघटनी सेल बना चुके हैं, बता चुकी हूं मैं आपको कैसा है हमारा विद्युत अपघटनी सेल इस तरह का था, है ना। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखे थे। ठीक है, बहुत बार मैंने ड्रॉ कर दिया, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था ये हमारा एनोड और ये हमारा क्या था, कैथोड। ठीक है, तो हमने क्या देखा था इस तरह से, यहाँ पे क्या था हमारे धनायन और ऋणायन, यानी कि A धनायन और B ऋणायन। तो हमने क्या देखा था कि इस पे जो चार्ज थे विद्युत अपघटनी सेल में, अगर हम देखें तो यहाँ पे था हमारा धनायन, यहाँ हमारा ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत अपघटनी में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ, ये देखा था हमने, कहाँ होगा एनोड से कैथोड की तरफ। देखो सेम वही सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था, फर्क इतना सा था सिर्फ कि यहाँ पर जो चार्ज यानी कि धनावेश और ऋणावेश परिवर्तित हो जाएंगे। पहले हमारा कैथोड पर धनावेश आ रहा था, जब हम कौन सा सेल पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ये क्या है वैद्युत अपघटनी सेल। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो हमेशा कहाँ से होगा, एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा। ठीक है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, कैथोड पर ही तो जाएगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या कर रहा है, अपचयन, वहां इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। तो आंतरिक परिपथ में, यानी इसमें परिपथ में, आंतरिक परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत अपघटन का उपयोग। अब देखो इसका यूज, हमने ये सब तो पढ़ लिया, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया भी देखी हमने, सेल देखे हमने, लेकिन अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। सेल का उपयोग तो सबको पता ही है, मैंने बता दिया था। अब वैद्युत अपघटन का कहाँ था, देखो वैद्युत लेपन में या विद्युत शोधन में, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही इनमें से नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इसमें एक धातु के ऊपर जो है वो लेयरिंग की जाती, परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, यानी कि धातु की परत को चढ़ाना। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी उसका शोधन करना, उसका शुद्धिकरण करना। तो इस चीज के लिए, इन दोनों ही पर्पस के लिए, चाहे हम इलेक्ट्रॉनों को रिफाइनिंग करें या फिर हम उसका लेपन करें, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दोनों में ही यह प्रोसेस कौन सा, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन बताया मैंने, सेल बनाया, इलेक्ट्रोड बनाया, उनके मध्य विभवांतर उत्पन्न किया। तो ये सारी चीजें किस में काम आ रही हैं, ये काम आ रही हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका मतलब दोनों ही सही है, दोनों में ही इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है, यदि कॉपर धातु की एक पट्टी को फेरस सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
कॉपर अवक्षेपित होगा या लोहा अवक्षेपित होगा या फिर कॉपर धातु घुल जाएगी या कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या है? कॉपर को रखा है भैया। कॉपर को किसके साथ रखा है? फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, तो अब इसके अनुसार क्या अभिक्रिया होनी चाहिए थी? इसके अनुसार हमारी अभिक्रिया ये होनी चाहिए थी कि CuSO4 बनना चाहिए और आयरन अलग से, आयरन जो है यहाँ पे हमारे पास में बन जाना चाहिए। ये अभिक्रिया होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि वैद्युत हम जब रासायनिक श्रेणी देखते हैं, उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार अपचयन विभव, यानी अगर कोई अभिक्रिया करेगा इसमें तो अवक्षेप भी तभी होगा, अवक्षेप जब भी बनेगा जब उस केस में अपचयन विभव का मान जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कॉपर है, कॉपर के लिए अगर मैं बात करूं अपचयन विभव की तो इसका मान आता है हमारा 0.34 वोल्ट। यही पढ़ा था हमने, है ना। और अगर मैं बात करूं आयरन के लिए, Fe के लिए, तो Fe के लिए यानी कि आयरन के लिए हमारा इलेक्ट्रोड विभव ये अपचयन विभव का मान क्या होगा? इसके लिए जो होगा वो मान हमारा होगा यहाँ पे -0.44 वोल्ट। अब यहाँ पे कॉपर के लिए मान ज्यादा है किसकी तुलना में? आयरन की तुलना में। अब यह अवक्षेपित कब होगा? अभिक्रिया कब होती? जब कॉपर का अपचयन विभव कम होता। लेकिन यहाँ तो कॉपर का अपचयन विभव का मान ज्यादा है, इसका मान माइनस में है और इसका मान 0.34 वोल्ट है। जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब हम देखते हैं, वो श्रेणी आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉपर जो है उसके अपचयन विभव का मान ज्यादा है, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, यह अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि यदि कॉपर की धातु की एक पट्टी को फेरस सल्फेट के विलयन में हमने डाला तब कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अपचयन विभव का मान ज्यादा है। कितना है? 0.3 वोल्ट, और इसका मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के यह इसको अवक्षेपित कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में किसके लिए हाइड्रोजन का दहन पाया जाता है? अति शुद्ध जल उत्पन्न करने के लिए, या दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निर्मित करने के लिए, या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोड पृष्ठ से अधिशोषित ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ईंधन सेल हमने डिस्कस किया। ईंधन सेल में क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब यह कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके लिए हाइड्रोजन का दहन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन का जब दहन किया जा रहा है ना, तो उसका ज्वलन, तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? हमारे पास में जल उत्पन्न होता है। ये अभिक्रिया हमने देखी थी। इसका मतलब यहाँ पर ईंधन सेल में इसका दहन पाया जाता है अति शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निर्मित करने के लिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन पाया जाता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निर्मित करने के लिए, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया हमने देखी थी, कैसे देखी थी? अभिक्रिया क्या थी हमारी? अभिक्रिया थी हमारी एनोड पर। एनोड पर क्या बन रहा था हमारा? यहाँ पर H2, 2H2 किससे अभिक्रिया करेगा? OH माइनस से। ठीक है, और क्या बन रहा था हमारे पास में? हमारे पास बनेगा इसका 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एनोड पर अभिक्रिया थी। और कैथोड पर हमारी अभिक्रिया क्या थी? कैथोड पर था कि ऑक्सीजन इंतजार कर रहा है इसका O2, किसका इंतजार कर रहा है? वाटर, 2H2O प्लस
4 इलेक्ट्रॉन। क्या बन रहा था हमारे पास में 4 OH माइनस। जब हमने इसको बैलेंस किया, अभिक्रिया सेल अभिक्रिया बनाई, तो बैलेंस करने में क्या हुआ, OH माइनस से OH माइनस, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 से यहाँ पर ये कट जाएगा 4, यहाँ कितने आ जाएगा 2, प्रोडक्ट क्या बनेगा 2H2, अभिक्रिया क्या होगी प्लस O2 बराबर 2H2, ये पूरा कट गया। तो ये अभिक्रिया हमारे पास में हुई 2H2 प्लस O2 यानी कि 2H2 जल। तो जल उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जब हमने इस तरह से अभिक्रिया तो हमारे पास क्या मिला, जल मिला। लेकिन यहाँ पर इसका ईंधन सेल में किस चीज के लिए दहन पाया जाता है, वो किया जाता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर निर्मित करने के लिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निर्मित करने के लिए यह अभिक्रिया, यानी इस तरह से इस सेल में हाइड्रोजन का दहन किया गया, जिससे क्या मिला हमको, जल। तो जल थोड़ी उत्पन्न करना, हमें तो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर निर्मित करना है, ठीक है। तो सही इसका उत्तर है ये, ना कि ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, ना ही अधिशोषित, ना ही जल के लिए, ठीक है। तो यह सारे प्रश्न हमारे किससे हैं, हमारे चैप्टर कौन सा वाला, वैद्युत रसायन से, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। ये बताया मैंने आपको, H2SO4 है, H2PO4 है, HCl है या फिर HNO3। तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर है H2SO4। सीसा संचायक सेल में हमने क्या यूज किया था, अम्ल, कौन सा अम्ल था, H2SO4 अम्ल, ठीक है बच्चों। तो यह सारी बातें थी हमारी किसके बारे में, हमारे चैप्टर वैद्युत रसायन के बारे में, और सारे प्रश्न भी आपने कर लिए। इसे करने से मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है, इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें अलग अलग तरह के सेल पढ़े, उनमें होने वाली अभिक्रियाएं हमने देखी, हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाले, मानक अपचयन विभव देखा, है ना। और इसके अलावा हमने बहुत सारे लॉज भी इसमें पढ़े। कौन कौन से पढ़े, हमने कोलराउश का पढ़ा, हमने नैनसर्ट का पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने आपको बताई है। तो आज इसी के साथ हमारे इस अध्याय का समापन हो चुका है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया और समझाया। फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम, तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो इससे भी बेटर है आपके लिए कि मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से डाउनलोड करके और अपनी डीपीपी इस अध्याय से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे या मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।